कक्षा 10 एनसीईआरटी गणित प्रश्नावली 3.5 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। बच्चों, आज की इस क्लास में हम इस प्रश्नावली के सवाल नंबर 2 और सवाल नंबर 3 को हल करेंगे। आपको ये क्लास अंत तक देखनी है और इन सवालों को अच्छी तरह से समझना है। बच्चों, आप हमारी इन क्लासों को अधिक से अधिक लाइक करें। लाइक करने में आप बिल्कुल भी कंजूसी ना करें। यदि आप हमें लाइक करते हो तो हमारा मनोबल, हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और हम आपके लिए और भी अधिक से अधिक मेहनत करने का प्रयास करेंगे। बच्चों, यदि आप हमारी ये क्लासें रेगुलर देख रहे हो तो इस बात की गारंटी है आप गणित में परफेक्ट हो जाओगे, आपको गणित अच्छी तरह से समझ में आने लग जाएगी। तो आप लाइक जरूर कीजिएगा। तो देखो सवाल नंबर 2 दूसरे का पहला है, ए और बी के किन मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। बच्चों में यहाँ ए और बी का मान ज्ञात करना है और आपको दो रैखिक समीकरण दे रखे हैं और इसमें कहा है कि इन रैखिक समीकरणों के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। तो देखो, जो भी रैखिक समीकरण होते हैं उनके 3 तरह के हल होते हैं। एक तो अद्वितीय हल, एक अपरिमित रूप से अनेक हल और एक कोई हल नहीं। तो यहाँ में दे रखा है अपरिमित रूप से अनेक हल। तो बच्चों, हम ये निकालने के लिए a1 बटा a2, b1 बटा b2 और c1 बटा c2 की तुलना करते हैं। हमारी जो बेसिक क्लास है, बेसिक वाली वीडियो, वो आप जरूर से जरूर देखें तो आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। ठीक है। अब इसमें समीकरण में कहा है कि a1 मतलब अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। तो बताओ, अपरिमित रूप से अनेक हल कब होते हैं? अपरिमित रूप से अनेक हल बताओ बेटा कब होते हैं? जब a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2, अगर ये तीनों बराबर हो तो इसके हल जो होते हैं वो अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। हमने अच्छी तरह से समझ रखा है पहले। ठीक है, अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। अब देखो, ये तो है पहला समीकरण और ये है दूसरा समीकरण। पहले समीकरण में यहाँ पर है a1, यहाँ पर है b1 और यहाँ पर है c1। दूसरे समीकरण में ये है a2, ये है b2 और ये है आपके c2। ठीक है, जो x के गुणा में है वो a1 है, जो y के गुणा में है वो b1 है और जो अकेला है अचर पद है वो क्या है? c1 है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको यहाँ से मान लिखने हैं। तो देखो, a1 का मान कितना है? 2। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि अपरिमित रूप से अनेक हल कब होते हैं। ठीक है ना। अब बताओ, a2 जो x के गुणा में है a माइनस b, अब बराबर b1 जो y के गुणा में है 3, b2 यहाँ जो y के गुणा में है a प्लस b बराबर c1 जो अकेला है 7 और नीचे भी जो अकेला है कितना है? पूरा आएगा, न तो x के गुणा में न y के गुणा में। तो 3a प्लस b माइनस के 2। ठीक है, तो ये आ गया आपका अचर पद। हो गया। अब देखो यहाँ पर ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड। तो आपको क्या करना है? इनमें से किन्हीं को 2 बार बराबर करना है। जैसे एक बार तो पहले और दूसरे को बराबर कर लो। ठीक है, और एक बार पहले को तीसरे से बराबर कर लो या दूसरे को तीसरे से बराबर कर लो। 2 बार कोई किसी को भी बराबर करना है। पहले को तीसरे से कर लो, दूसरे को तीसरे से कर लो। ठीक है, तो जैसे करते हैं, फर्स्ट व सेकंड को कर लेते हैं हम। फर्स्ट व सेकंड को बराबर कर लेते हैं। देखो यहाँ पर 2 बटा a माइनस b बराबर 3 बटा a प्लस b, इन दोनों को बराबर कर लेंगे। अब बराबर करेंगे तो देखो ध्यान दो, ये भी बटे में, ये भी बटे में, बीच में बराबर का चिन्ह। तो यहाँ पर करते हैं वज्र गुणा। क्या करते हैं? वज्र गुणा। मतलब 3 तो हो जाएगा इन दोनों से गुणा और 2 हो जाएगा तिरछा गुणा। तो 3 को a से गुणा किया तो 3a, 3 को b से गुणा किया तो माइनस का 3b बराबर 2 को a से गुणा किया तो 2a और 2 को b से गुणा किया तो 2b। ठीक है। अब देखो बेटा, इन देखो यहाँ भी a, यहाँ भी a, यहाँ भी b, यहाँ भी b, सबको इधर ले आओ। ठीक है, तो देखो यहाँ पर 3a माइनस 3b, अब सबको इधर लाएंगे। ये प्लस का है तो माइनस का, ये भी प्लस का है तो माइनस का, और बराबर में क्या बचेगा? 0। हो गया। अब यहाँ देखो आगे, यहाँ जोड़ बाकी कर लेंगे समान जाति की संख्याओं का। 3a और 2a, 3a तो है प्लस का, 2 है माइनस का, तो 3 में से 2 गया तो 1a बचेगा। ठीक है। अब 3b भी माइनस का और 2b भी माइनस का, तो माइनस के 3b माइनस के 2b कितना हो गया? माइनस का 5b बराबर में 0। ये बन गया आपके समीकरण नंबर 1। समझ में आ गया? फर्स्ट और सेकंड को जब हमने बराबर किया तो पहला समीकरण आ गया।
ठीक है। अब फर्स्ट को तीसरे से बराबर कर लो या दूसरे को तीसरे से बराबर कर लो, ठीक है। कोई 2 बार बराबर करना है तो जैसे फर्स्ट को तीसरे से कर लेते हैं, तो अब लेंगे हम फर्स्ट व थर्ड, ठीक है ना, दोनों को बराबर करेंगे। तो फर्स्ट तो क्या है 2/a माइनस बी, और थर्ड क्या है भाई 7/3a प्लस बी माइनस 2, ठीक है। अब यहाँ भी करेंगे तिरछा गुणा, क्योंकि ये भी बटे में ये भी बटे में, बीच में बराबर का चिन्ह, तो हमें वज्र गुणा करना है। तो देखो 2 तो इधर गुणा हो जाएगा, 7 इधर गुणा हो जाएगा। तो देखो 7 को ऐसे किया तो 7 है, आप पहले इसको कर लो या इसको कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस 7 को b से किया तो 7b बराबर, अब 2 को इधर गुणा करेंगे, 2 तिया 6a प्लस 2 को b से करेंगे तो 2b माइनस 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 4, ठीक है। अब पक्षांतरण कर लेंगे, a और b वाले नंबर इधर आ जाएंगे, ठीक है ना। तो देखो क्या होगा 7a माइनस 7b, अब बेटा ये 6a प्लस का है तो माइनस का, यहाँ 2b प्लस का है तो माइनस का, बराबर में क्या बचेगा माइनस का 4। अब यहाँ जोड़ बाकी कर लेंगे भाई, 7a प्लस का 6a माइनस का, तो 7 में से 6 गए तो केवल 1a बचेगा। 2b माइनस 7b माइनस का और 2b भी माइनस का, तो 7 और 2 माइनस का हो गया 9b, बराबर में हो गया माइनस का 4। ये बन गया आपके समीकरण नंबर 2, आ गया ना। तो इस प्रकार से आपको 2 समीकरण बनानी है। अब इन दोनों समीकरणों को आप कोई सी भी विधि से हल कर सकते हो, आप चाहे तो प्रतिस्थापन से करो, चाहे विलोपन से करो, चाहे वज्र गुणन से करो, कोई सी भी विधि आप इनमें लगा सकते हो, ठीक है। तो आपके a और b का मान आ जाएगा। तो जैसे हम लेंगे यहाँ पर समीकरण नंबर 1 व 2 से, ठीक है, कोई सी विधि का प्रयोग कर सकते हो, जैसे a माइनस 5b बराबर 0, ठीक है। और नीचे क्या है आपके दूसरा समीकरण a माइनस 9b बराबर माइनस के 4, ये तो था पहला समीकरण और ये था दूसरा समीकरण। अगर आप इसे प्रतिस्थापन विधि से करना चाहते हो तो क्या करेंगे हम, प्रतिस्थापन विधि में सबसे पहले क्या करते हैं, एक तो लेते हैं x और उसके बटे में लिखते हैं। देखो ये मतलब आप इसको विलोपन से कर लो, प्रतिस्थापन से करोगे तब भी हो जाएगा, पर आप इसे विलोपन से करो तो बढ़िया रहेगा। विलोपन विधि से करेंगे हम इसको। विलोपन विधि में क्या करते हैं भाई, एक संख्या को समान करते हैं। देखो यहाँ इसमें भी a और इसमें भी a समान है दोनों, अगर दोनों समान है तो आपको समान करने की आवश्यकता नहीं है। और देखो यहाँ भी चिन्ह प्लस का और यहाँ भी चिन्ह प्लस का, अगर दोनों जगह चिन्ह समान हो तो आपको यहाँ करना है घटाना है, तो यहाँ लिखेंगे घटाने पर। क्या लिखोगे, घटाने पर। अब जब हम बीजगणित में घटाते हैं तो नीचे वाली संख्याओं के चिन्ह बदल जाते हैं, तो ये प्लस का है तो माइनस का, ये माइनस का है तो प्लस का, और ये माइनस का है तो प्लस का। देखो यहाँ a से a कट गया, विलुप्त कर दिया हमने। 5b माइनस का 9b प्लस का, तो 9 में से 5 गया तो बचेगा 4b, और 0 में 4 जोड़ेंगे तो 4। मान किसका ज्ञात करना है, b का, तो ये 4 गुणा किस में जाएगा, भाग में, तो b बराबर आएगा 4/4। 4 का भाग 4 में 1 बार, तो देखो ये आपके b का उत्तर आ गया 1, आ गया ना। b का मान तो आ गया 1, अब a का मान ज्ञात करना है, तो इस b के मान को या तो समीकरण 1 में रख दो या समीकरण 2 में रख दो, तो a का मान आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे, b का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखेंगे, ठीक है। समीकरण 1 कहाँ है आपके, समीकरण ये रहा, a माइनस 5b बराबर 0, a माइनस 5b बराबर 0, a माइनस 5 गुणा b का मान रखना है, b का मान कितना है 1 बराबर में 0, a माइनस 5 एकम 5 बराबर में 0। मान ज्ञात करना है a का, तो 5 का क्या कर देंगे पक्षांतरण, तो माइनस का किस में जाएगा, प्लस में, तो a का मान कितना आ गया 5 और b का मान कितना आ गया 1। अगर यहाँ a का मान तो 5 है और b का मान 1 है, तो इन रैखिक समीकरण युग्म के कैसे हल होंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो देखो बच्चों बहुत ही आसान सवाल है, आप थोड़ा सा ध्यान लगाओगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, नहीं आया हो तो इसे वापस रिवाइज करके देखो, आपको 100% समझ में आ जाएगा। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे सवाल बोर्ड में पूछे जाते हैं। पहले उतारो दूसरे का दूसरा, देखो के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं है। बच्चों यहाँ भी हमें समीकरण दे रखे हैं 2, ये पहला समीकरण और ये दूसरा समीकरण। इसमें हमें ज्ञात करना है के का मान, किसका मान, के का मान। और कंडीशन क्या है कि रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं। बताओ, आपको पता होना चाहिए कोई हल
नहीं कब होता है? रैखिक समीकरण में कोई हल नहीं कब होता है? जब a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर नहीं है c1 बटा c2। अगर कंडीशन ये आती है तो इसमें कोई हल नहीं होता है, कोई हल नहीं होगा। जब कंडीशन यह है a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर नहीं है c1 बटा c2 के, तो उसका कोई हल नहीं होता है। ठीक है, अब सिंपल है, यहाँ आपको मान रखना है, तिरछा गुणा करना है, उत्तर आ जाएगा आपका। तो देखो a1 जो x के गुणा में है 3 बटा a2 जो यहाँ x के गुणा में है 2k माइनस 1। आ रहा है समझ में? ये पूरा है आपके जो x के गुणा में। अब बराबर b1 y के गुणा में कुछ नहीं है तो 1 बटा b2, यहाँ देखो यहाँ y है जो y के गुणा में है, ये आएगा k माइनस 1। ठीक है, बराबर नहीं है c1 बटा c2। अब देखो c1 कितना है 1 बटा c2 कितना है 2k प्लस 1। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखो ये दोनों तो बराबर हैं और ये वाला बराबर नहीं है, तो आपको इसको लेने की आवश्यकता नहीं है, जो बराबर है उन्हीं को लेना है आपको। मतलब ये फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये कौन सा है? ये थर्ड है। समझ में आ गया? a1 ये b1 ये c1, ये a2 ये b2 और ये c2। ठीक है, जो बराबर नहीं है उसको तो आपको लेने की जरूरत ही नहीं है, जो बराबर है केवल उसी को लेना है, मतलब इन दोनों को ही लेना है। तो ये फर्स्ट हुआ सेकंड से, ये तो बहुत ही आसान है। अब देखो 3 बटा 2k माइनस 1 बराबर 1 बटा k माइनस 1। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अगर 2 ही लेने हैं ना तो आपको समीकरण बनाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट उत्तर आ जाएगा। अगर 3 होते बराबर तो पहले को तीसरे से लेते हैं, दूसरे को तीसरे, 2 बार करते हैं, 2 समीकरण बनाते हैं। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर ये भी बटे में, ये भी बटे में, बीच में बराबर का चिन्ह। जब 2 संख्याएं भिन्न में हो, बीच में बराबर का चिन्ह हो तो करते हैं वज्र गुणा। क्या करते हैं? वज्र गुणा। मतलब 3 को तो इन दोनों से गुणा और 1 को इन दोनों से गुणा। तो देखो 3 को कैसे किया तो 3k माइनस 3 को 1 से किया तो 3 बराबर 1 को 2k माइनस 1 से गुणा करेंगे तो ये आएगा 2k माइनस 1। ठीक है, अब पक्षांतरण कर लो, k वाले नंबर एक तरफ और गणित वाले नंबर एक तरफ। 3k, अब 2k प्लस का है तो माइनस का बराबर, इधर माइनस का 1, ये 3 उधर जाएगा, माइनस का है तो प्लस का। अब देखो यहाँ 3k में से 2k घटाएंगे तो 1k बचेगा बराबर 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 बचेगा। तो देखो आपका डायरेक्ट उत्तर आ गया। k का मान कितना होगा? 2। अगर हम k की जगह 2 रखें तो इस रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा। समझ में आ गया? तो ये था आपके इसका दूसरा सवाल, बहुत ही आसान है। उतारो पहले सवाल नंबर 3। देखो इसमें लिखा है निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म को प्रतिस्थापन एवं वज्र गुणन विधियों से हल कीजिए। किस विधि को आप अधिक उपयुक्त मानते हैं? मतलब बच्चों ये जो तीसरे सवाल दे रखा है इसमें ये जो रैखिक समीकरण युग्म है, मतलब ये पहला समीकरण और ये दूसरा समीकरण, इसको हमें क्या करना है? एक तो प्रतिस्थापन विधि से हल करना है और एक वज्र गुणन विधि से हल करना है। तो प्रतिस्थापन विधि हमने अच्छी तरह से पहले समझ चुके हैं, वज्र गुणन विधि भी हम पहले अच्छी तरह से समझ चुके हैं। तो दोनों विधियों से हम इसको हल करेंगे और फिर आपको जो अच्छी लगे उसके बारे में बताना है कि वज्र गुणन अच्छी है तो वज्र गुणन बताओ, प्रतिस्थापन अच्छी है तो प्रतिस्थापन बताओ। ठीक है, तो पहले हम इसको प्रतिस्थापन विधि से लेते हैं। देखो हम इसको करेंगे प्रतिस्थापन विधि से हल। ठीक है, तो बेटा प्रतिस्थापन विधि में क्या करते हैं? प्रतिस्थापन का मतलब एक मान को उठाकर दूसरी जगह रखते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है? प्रतिस्थापन विधि में दोनों में से कोई एक समीकरण लेना है, यहाँ से x का या y का मान निकालना है और उसको दूसरे समीकरण में रखना है। तो जैसे हम ले लेते हैं समीकरण, कोई सा भी ले लो आप, पहला ले लो या दूसरा ले लो। दूसरा ले लेंगे, यहाँ लिखेंगे समीकरण नंबर 2 से दूसरा समीकरण लेंगे हम 3x प्लस 2y बराबर 4। आप पहला भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से या तो x का मान निकालो या y का मान निकालो। तो जैसे मान लो हम x का मान निकालेंगे तो 2y का उधर क्या करना पड़ेगा? पक्षांतरण। तो 3x बराबर 4। अब ये 2y प्लस का है तो ये जाएगा आपके माइनस का। ठीक है, अब देखो हमें केवल x का ही मान ज्ञात करना है, तो ये 3 गुणा में है ना, तो किस में जाएगा? भाग में। तो x बराबर आ जाएगा 4 माइनस 2y बटा 3। ये आ गया आपके x का मान। समीकरण 2 से हमने किसका मान निकाल लिया? x का मान। और चाहे तो आप इसे दे दो समीकरण नंबर 3 नाम। समीकरण 2 से किसका मान निकाला हमने? x का। अब इस x के मान को आप समीकरण 1 में प्रतिस्थापित कर दो, उठा के वहां रखना है आपको। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? x का मान समीकरण नंबर
1 में प्रतिस्थापन करने पर यहाँ रखना है समीकरण 1 में। देखो 8x प्लस 5y बराबर 9, ठीक है। अब देखो 8 का तो 8, अब x की जगह x का ये मान कितना 4 माइनस 2y बटा 3, ठीक है, प्लस 5y बराबर में 9। 8 का तो 8, x की जगह x का मान प्लस का 5y बराबर में 9। अब देखो ये 3 का भाग 8 में जाता है क्या? नहीं जाता। तो देखो यहाँ बटे में 3 आ रहा है, तो इस 3 को हटाने के लिए सबको हम 3 से गुणा कर देंगे। जब बटे में कोई नंबर आ जाए और उसको हटाना है, अगर नहीं हटाएंगे तो प्रॉब्लम करेगा। या पहले क्या करो 8 को अंदर गुणा कर लो, फिर कर लेंगे। देखो 8 चौक 32 माइनस 8 दूनी 16y और बटे में 3 प्लस 5y बराबर में 9, ठीक है। अब देखो यहाँ बटे में 3 आ रहा है, तो इस 3 को हटाना है ना, तो सबको 3 से गुणा कर दो। तो देखो अगर मैं इसको 3 से गुणा करूँ तो 3 से 3 कट गया, क्या आया? यहाँ आया 32 माइनस 16y प्लस, ठीक है। अभी यहाँ भी 3 से, तो 3 5 15y और यहाँ भी 3 से 9 3 27। समझ में आ गई बात? हमने कुछ भी नहीं किया, इस 3 को बटे में है हटाना है, ठीक है। नहीं हटाओगे तो लघुत्तम ले लो आप। तो हटाने के लिए 3 से सबको गुणा कर देंगे, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, 32 का उधर पक्षांतरण कर देंगे और यहाँ दोनों में जोड़ बाकी कर लेंगे। 16 में से 15 गए, 1 किसका? माइनस का। तो यहाँ बचा आपके माइनस का y बराबर, अब इधर कितना है भाई 27, ठीक है। अब ये 32 प्लस का है तो माइनस का, ठीक है। अब माइनस y बराबर 32 में 27 घटाएंगे तो बचेगा माइनस का 5, माइनस से माइनस कट गया तो y का मान कितना आ गया 5। तो ये तो आ गया आपके पहला उत्तर, आ गया y का मान। अब इस y के मान को या तो समीकरण 1 में रखो या 2 में रखो या 3 में रखो, कोई से भी समीकरण में रखो, x का मान आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे, y का मान 3 में रख देते हैं, समीकरण नंबर 3 में रखने पर यहाँ तीसरे समीकरण में रखना है। देखो मैंने पहले भी कहा था आपसे कि जब तक किसी एक चर x या y का मान नहीं निकलता तब तो हम लिखेंगे प्रतिस्थापन करने पर, और जब a का मान निकल जाए तो आप लिख सकते हो रखने पर। तो समीकरण नंबर 3 ये रहा, x बराबर 4 माइनस 2y बटा 3, यही है। तो x बराबर 4 माइनस 2 गुणा y का मान 5 बटा 3, x बराबर 4 माइनस 5 दूनी 10 बटा 3। पहले होता है गुणा, बाद में होता है जोड़ बाकी। तो x बराबर देखो 10 में से 4 गए तो माइनस का 6 बटा 3, 2 का भाग 6 में, तो x बराबर आएगा माइनस का 2। आगे बात समझ में? तो y का मान तो आ गया प्लस का 5 और x का मान आ गया आपके माइनस का 2। तो इस प्रकार से ये है आपके प्रतिस्थापन विधि, जो बहुत ही आसान है। समझ में आ गई होगी। सबसे पहले दोनों में से कोई एक समीकरण लेना है, यहाँ से x या y का मान निकालना है। जैसे हमने 2 समीकरण ले लिया और यहाँ से x का मान निकाला, तो दूसरा समीकरण लिया तो इस x के मान को पहले समीकरण में रख देंगे, पहले समीकरण में रख के हल करेंगे तो y का मान आ जाएगा। अब y के मान को 3 समीकरण थे, कोई से में भी रखो तो x का मान आ जाएगा, ठीक है। अब करेंगे वज्र गुणन विधि। तो देखो वज्र गुणन भी, ठीक है, ये तो थे आपके प्रतिस्थापन विधि। अब वज्र गुणन विधि से इसी सवाल को करेंगे, वज्र गुणन विधि, ठीक है ना। जो आपको अच्छी लगे बाद में बता देना। तो वज्र गुणन विधि में देखो पहले 8x प्लस 5y बराबर में 9 है ना। अब 9 का इधर पक्षांतरण कर लेंगे तो 9 यहाँ प्लस का किसका आ जाएगा, माइनस का बराबर में 0, ठीक है। अब देखो दूसरी समीकरण 3x प्लस 2y, अब देखो 4 यहाँ प्लस का है तो उधर पक्षांतर कर ले, माइनस का बराबर में 0। ये तो है पहला समीकरण और ये है दूसरा समीकरण। वज्र गुणन विधि में आपको इधर पक्षांतरण कर लेना है और बराबर में क्या रखना है, 0 रखना है, ठीक है ना। 9 का भी इधर पक्षांतरण कर लो और 4 का भी इधर, उत्तर दोनों का सेम ही आएगा आपके, ठीक है। चाहे कोई सी विधि से करो, x का मान -2 आएगा और y का मान आपके 5 ही आएगा। अब चलो भाई करते हैं वज्र गुणन। पिछली क्लास जरूर देखी हो तो समझ में अच्छी तरह से आएगा, नहीं देखी हो तो भी आएगा, बस लाइक करते रहो। अब देखो यहाँ पर वज्र गुणन विधि में सबसे पहले x लेते हैं और x के नीचे मान रखते हैं भाई। अब x लिया तो x के नीचे क्या मान रखेंगे, x वाले मान को भूल जाएंगे और ये वाले मान रखेंगे। देखो 5 2 और उधर आएगा -9 और -4। समझ में आ गई बात, ठीक है। अब y का मान लेते हैं और उसके नीचे मान रखते हैं। तो y के मान को भूल जाओ, पहले आएगा -9, फिर आएगा -4 और इधर 8 और कितना 3, ठीक है।
जहाँ से आपने मान छोड़ा है वहीं से आपके मान शुरू होगा। जैसे 9 -4 थे और 9 - 4 यहाँ भी है। अब देखो तीसरा जो अचर पद है उसके लिए 1 लिखते हैं और उसके नीचे मान लिखते हैं। तो 1 वाले को भूल जाओ, बाकी ये दोनों मान आएंगे। 8 और 3 आएगा और 5 और 2 आएगा। जहाँ से आपने छोड़ा है वहीं से मान शुरू होगा। समझ में आ गई बात? तो ऐसे मान लिखने हैं आपको वज्रगुणन। x का मान लिखना है तो ये दोनों मान आएंगे, y का मान लिखना है तो ये दोनों मान आएंगे, और अचर पद का मान लिखना है तो ये दोनों मान आएंगे। ठीक है, अब देखो करना क्या है, तिरछा गुणा करना है, मतलब वज्र गुणा करना है। अब वज्र गुणा कैसे करोगे? पहले हमेशा आप इन दोनों का गुणा करोगे, यहाँ पर हमेशा इन दोनों का गुणा और यहाँ पर हमेशा इन दोनों का गुणा। ठीक है, फिर आप इन दोनों को गुणा करोगे, यहाँ पर इन दोनों को गुणा करोगे और यहाँ पर इन दोनों को क्या करोगे? गुणा करोगे। ठीक है, तो करते हैं गुणा। पहले देखो x बटा, अब बेटा देखो पहले ये दोनों गुणा, 4 पंजे 20, माइनस प्लस माइनस का 20, 9 दूनी 18, माइनस प्लस माइनस का 18। ठीक है, अब देखो इन दोनों के बीच में चिन्ह आएगा माइनस का। ठीक है, ये सूत्र का है माइनस है भाई, ये दोनों माइनस तो उसके साथ है और ये सूत्र का माइनस है। अब लेना है बराबर y बटा, पहले ये गुणा, 9 तियाँ 27, ये माइनस का। ठीक है, 8 चौक 32, ये भी माइनस का, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, और दोनों के बीच में चिन्ह आएगा भाई माइनस का। ठीक है, और बराबर 1 बटा, अब यहाँ भी देखो पहले ये दोनों गुणा, 8 दूनी 16, माइनस 5 तियाँ 15, दोनों के बीच में चिन्ह आएगा माइनस का। ठीक है, अब हल करो, x बटा माइनस का 20, अब देखो यहाँ माइनस को माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस का 18, बराबर y बटा माइनस का 27, यहाँ माइनस को माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस का 32, बराबर 1 बटा 16 में से 15 घटाएंगे तो 1। फिर हल करो, x बटा, देखो 20 में से 18 गए तो माइनस का 2 बचेगा, बराबर y बटा 32 में से 27 गए तो 5 बचेगा, बराबर 1 बटा 1। अब देखो सिंपल हो गया ना। तो अब क्या करना है, एक बार x को अचर पद के साथ और एक बार y को अचर पद के साथ, मतलब एक बार इसको इसके साथ रखेंगे और एक बार इसको। तो देखो x बटा -2 बराबर 1 बटा 1, और एक बार y बटा 5 बराबर 1 बटा 1। ठीक है, अब देखो यहाँ भी करेंगे तिरछा गुणा, x को 1 से किया तो x बराबर, -2 को 1 से किया तो -2, तो ये तो आ गया x का उत्तर। अब यहाँ y को 1 से किया तो y बराबर, 5 को 1 से किया तो 5, तो y का उत्तर आ गया 5। तो देखो यहाँ भी x का उत्तर -2 था और y का उत्तर कितना था? 5 था। तो दोनों उत्तर सेम है, बस आपके करने के तरीके अलग अलग है। तो अब आप बताना कौन सी विधि अच्छी लगी। भाई मुझे तो वज्र गुणन अच्छी लगी। ठीक है, तो आपको समझ में आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर करें। थैंक यू।